हेलो। हाँ तुम पेपर शेयर करो, मैं करूँ? करो। कर रहा हूँ, एक। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता हूँ, तुमने डिसेबल कर रखा है। ओके अभी करो। ओके। दिख रहा है? या ओके। सो पहला यही था जो तुम बता रहे थे, प्लाज्मा से रिलेटेड, जिसमें प्लाज्मा का कोई खास रोल नहीं है। पर मुझे इस क्वेश्चन में एक चीज लगी कि प्लाज्मा का मतलब ये है कि सिर्फ प्लाज्मा का मेंशन इसलिए किया गया है ताकि ये बताया जा सके कि वो एक डिस्पर्सिव मीडियम है, तो डिस्पर्जन होगा। जबकि और कोई रोल नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिस्पर्सिव रिलेशन दे रखी है, तो अगर प्लाज्मा नहीं भी लिखते तो भी चल जाता काम। हाँ बिल्कुल चल जाता है ऑब्वियसली। बस। लेकिन एक ये इसमें एक मुझे पता नहीं कैसे दिख रही है कि एक टेंडेंसी है कि हाँ हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करें। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बाद भी क्वेश्चन में भी इन दिस प्लाज्मा पूछा है ना, इन दिस प्लाज्मा द ग्रुप हाँ वेलोसिटी, तो वो काफी अच्छा प्रयास किया उन्होंने। यस इन दिस प्लाज्मा यस ये हाँ भी है। हाँ। अगर ये पूछता कि तो व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी गिवन दिस इक्वेशन इन हाँ, प्लाज्मा तो तो ठीक होता बट थोड़ा सा हाँ और इजी हो जाता। तो ये सर ने इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, तो मुझे इसमें एक डाउट था कि अगर दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा होता तो हम कह सकते थे कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बड़े इजीली। हाँ लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट जब करोगे तुम, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के और ओमेगा बाय के, हाँ तो के का टर्म आ रहा है। हाँ तो मुझे वही एक डाउट था कि फिर इसको कैसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो नहीं आ रहा है ना सिर्फ। करेक्ट। न्यूमरेटर में एक आएगा के। के आएगा, हाँ, जो कि सर ने जो क्वेश्चन कराया उसमें भी उन्होंने एक दिया है, जेस्ट का क्वेश्चन आई गेस। अगर तुम्हारे पास नोट्स हो, वो तो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा अभी क्योंकि वो मेरे पास रिटन नहीं नोट्स कोई हैं। नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, तो तुम उसमें भी वही सीधी सी बस वीजी इंटू वीपी जो है वो के टाइम्स कुछ करके आ रहा है, तो वो कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्योंकि उस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है कि रिलेशनशिप के, उन्होंने सीधे सीधे इक्वेशन पूछ लिए दोनों का, तो वो तो सीधे सीधे आ गई है। तो यहाँ पे इन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है। हाँ अच्छा, एक चीज तो है कि इक्वल टू द फेज वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्पर्जन डेफिनेटली रिलेशन दे रखा है नहीं। हाँ तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हम्म और क्योंकि के आ रहा है, तो दोनों में के आ रहा है, तो कांस्टेंट्स भी नहीं है, ग्रुप वेलोसिटी में भी के आ रहा है तो कांस्टेंट भी नहीं है। तो ए और बी में हम लोग करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू बट नॉट इक्वल टू द फेज वेलोसिटी। अब इसमें मुझे ये डाउट है कि अगर के का टर्म आ रहा है हम्म तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कैसे पता चलेगा? और बाकी उसके बाद डिस्पर्जन रिलेशन जो है, हम्म उससे तुम मतलब क्या समझते हो? मुझे कुछ खास इसका मतलब नहीं समझ में आया, मतलब। डिस्पर्शन के लिए मेरे पास एक तुम्हें डिस्पर्शन पता है ना वैसे बाय डेफिनेशन। हाँ 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 हाँ। तो मैं ये देख रहा था डिस्पर्शन रिलेशन, हम्म तो इसमें बेसिकली वही दे रखा है, बड़ा मैथमेटिकल सा डेफिनेशन है। तो वही कि रिलेशन दे देता है एक बस, डिस्पर्शन रिलेशन रिलेट्स द वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ अ वेव टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो बड़ी ही मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन सी हो गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर कहीं भी ओमेगा और के बीच में कोई भी रिलेशनशिप होगी उसको डिस्पर्शन रिलेशन कह सकते हैं। हाँ तो अगर उतना ही है तो मुझे समझ में आ गया, पर उससे ऊपर है तो इसमें कुछ ऐसा है कि हाँ हम अक्सर ये बोलते हैं कि अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है हाँ। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ठीक। है ना। हाँ लेकिन ये एक्चुअली होता नहीं है तुम देखो। अगर तुम किसी मीडियम में ले आओ उसे अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ हाँ
तो फिर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है ना, बोलते हैं हाँ केवल लैम्डा वैरी करेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो थी, क्योंकि वो अच्छा हाँ, मुझे इस पे भी डिस्कस करना है। हाँ ये बोलते हैं और बहुत कॉमन सी चीज है ये कि फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्योंकि इतना सीधा सा रिलेशन है, सी बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है, तो अगर हम किसी मीडियम में एंटर करते हैं तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी उस मीडियम में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ही चेंज होगी। वेवलेंथ ही क्यों चेंज होगी, हम फ्रीक्वेंसी को एब्सोल्यूट क्यों मानते हैं? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, वो विकिपीडिया का जो आर्टिकल था उसे पढ़ते हैं और ओके मे भी कुछ नई चीज मिले। सो पढ़ो। in the physical sciences and electrical engineering on the properties of waves in a medium. Clear है, ठीक। The dispersion लाउड हो relation सकता है, relates, लाउड। okay, a dispersion relation, सही है अब? हाँ ओके। हाँ, a dispersion relation relates the wavelength or wave number of a wave to its frequency. तो बहुत ही सीधा सा डेफिनेशन है इसकी। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी बस एज अ एक फंक्शन ऑफ वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ हुआ, हाँ, या वेव नंबर ओके 2 pi by lambda. यस। Given the dispersion relation, one can calculate the phase velocity and group velocity, वही differentiate करके, of waves in the medium as a function of frequency. अच्छा, so as a function of frequency अगर ये कह रहे हैं तो मतलब frequency खुद उस medium से independent है, ये मतलब एक fundamental property हुई frequency की। Because अगर frequency खुद अगर function हो जाए, मतलब डिपेंडेंट हो जाए मीडियम पे, तो हम उसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यस है ना? मतलब हम एक और बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और यहाँ पे हम हाँ देखते हैं कि जो फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटीज हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी या so it सो means that क्योंकि they must remain हाँ constant because frequency remains या constant. या Okay. so we are observing the changes in phase velocity and group velocity because of the medium, but what we're keeping constant is a fundamental thing which is frequency, जो कि इस जो changes आए हैं मैटर की वजह से या जिस हम मीडियम में हैं उससे डिपेंडेंट नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है। In addition to the geometry dependent and material dependent dispersion relation, the overarching Kramer-Kronig relation describes the This is not gonna frequency make any sense. dependence. Yeah, Although we have learned it, Kramer-Kronig, but we have only gone through the basic relation. I've never heard of this. It actually we've studied it in non-linear optics this semester itself. Acha, oh. Real and imaginary parts of complex function. That is, and okay, this is not making sense to me. Let's go back. Same here. Okay. It doesn't make any sense. ठीक है. So dispersion may be caused either by geometric boundary, ठीक है, तो obvious सी बात है, or by interaction of the waves with the transmitting medium. अच्छा, तो अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आई थॉट कि ज्योमेट्रिक बाउंड्री कंडीशंस ही में इंटरेक्शन होता है। Dispersion may be caused either by geometric boundary condition, wave guides shallow water, or by interaction of the waves with a transmitting medium. The thing that I'm realizing right now is that I've studied the whole BSc. Exactly. And I don't know what is dispersion relation in depth. I don't really understand. I know as an equation कि ये क्या होगा. Yeah, exactly. But I don't think this we have ever come across like dispersion पढ़ाया गया था. It was a part of a unit, but this was not a part of it. So it's not like it is our fault for not going there, but मतलब सिर्फ हमारी fault नहीं है. Okay. Elementary particles considered as matter waves have a non-trivial dispersion relation, even in the absence of geometric constraints and other media. Okay. Elementary particles considered as matter waves. Okay, so ये saying कि अगर मान लो कोई भी elementary particle ले लें हम, positron ले लो, ठीक है, और उसके corresponding उसकी जो matter wave आएगी,
उसका जो एक dispersion relation आएगा has a non-trivial dispersion relation. Not हम लोगों ने उसमें जैसे equations बनाते थे matrices में trivial solution, non-trivial solution आते थे. तो अगर इसमें non-trivial solution आ रहा है मतलब कि हर बार आंसर सेम नहीं है. मतलब वेरिएबल्स चेंज करने के साथ साथ ये नेचर जो है रिलेशनशिप चेंज होगी. Because whenever we talk Am I about making sense? elementary particles, we take into account quantum mechanics, and Yeah, that has a very different dynamics. But that's why वो हम वो वेक्टर स्पेस में एंटर करेंगे, फिर वहां पे हम सॉल्यूशंस निकालेंगे उसके, ये सब होगा. तो in the absence of geometric constraints and other media, so अगर एक ही मीडिया में बात कर रहे हैं तो आई गेस इसका मतलब यही है कि और बाय इंटरैक्शन ऑफ द वेव्स विद द ट्रांसमिटिंग मीडियम, इसका मतलब ये है कि हमने मैंने जो कम से कम डिस्पर्शन पढ़ा है वो मोस्टली एक बाउंड्री फिनोमेना होता है, राइट? कि तुम जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हो तो स्प्लिटिंग होते हैं, वेवलेंथ्स स्प्लिट करती हैं, राइट? नहीं, बाउंड्री फिनोमेना नहीं है ये. I'll give you the reason why. I'll show you something on screen, then you may continue. मैं दिखाता हूँ. So I should end like the screen sharing, right? Just see this. I'm showing you something. Let me see. ये देखो. ये दिख रहा है? तो हम लोग नॉन लीनियर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं एंड उसके पहले एक बार हमने ऑप्टिकल फाइबर्स की भी पढ़ा है. तो ये बेसिकली एक ऑप्टिकल फाइबर है और एंड से हम लाइट लॉन्च कर रहे हैं, राइट एंड में हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जिगजैग करते हुए लाइट चलती है, ठीक है? तुम ये देखो जो स्टार्टिंग में ग्राफ दिया है, हमने 3 लाइट्स एक साथ लॉन्च की, ग्रीन, ब्लू और रेड, ठीक है? और मतलब ये तीनों एक ही साथ रिलीज हुई है, तो ऑब्वियसली फेज में है, एकदम एट t = 0 फेज में तीनों. और फिर हमें ऑब्वियसली एक बड़ी सी पीक मिल रही है. लेकिन फिर तुम राइट हैंड साइड देखो, ये इस एंड तक आते आते ये आगे पीछे हो गई हैं. और इनके कारण जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसलिए नीचे हम देख रहे हैं कि पल्स ब्रॉडेनिंग हम लोग बोलते हैं, पल्स स्प्रेडिंग ये हुई है. तो ये बेसिकली डिस्पर्शन करता है. इट डज नॉट हैपन ऑन द इंटरफेस. दैट्स व्हाट I wanted to say. Okay. It is because of the whole medium itself. अब अगर ये ऑप्टिकल फाइबर इतनी बड़ी दी हुई है, अगर इसको हम और लंबा कर दें तो ये ब्रॉडनिंग और ज्यादा होगी, समझ रहे हो? तो ग्रीन ब्लू का जो डिस्टेंस दिख रहा है एंड में इस फिगर में वो और ज्यादा बढ़ जाएगा. यस. तो और हम देखेंगे फिर ये पल्स स्प्रेडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी, एकदम चपटी हो जाएगी. तो ये होता है डिस्पर्शन एंड इट इज बिकॉज ऑफ द मीडियम, नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरफेस. यस. ओके या थैंक्स. यू मे कंटिन्यू. अच्छा डाउट क्लियर हुआ. ओके. So that's why they're saying कि there are 2 components to it. I'll give you another here an example. ये प्रिज्म का तुम बिहेवियर समझा सकते हो? नहीं, just show your screen, it's okay. Yeah, so we have a prism on the right hand side of the screen. Can you explain this phenomenon on the basis of what I just described? Because it is now, I think it is very intuitive to you now, this very behavior. Yeah, so what I'm saying is that कि once that white ray enters the prism, so जो bifurcation हो रहा है on the basis of wavelengths, तो जो स्कैटरिंग या बेसिकली जिस एंगल पे डिफ्लेक्शन होगा वो डिफर करता है हर कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए. एंड दैट इज समथिंग यू आर सेइंग इज बिकॉज ऑफ द एंटायर मीडियम. सो if that is the case, then red is deflecting the least and violet is deflecting the most. And we are getting this band because of that difference in the deflection, which in turn is because of the difference in the wavelengths of particular colors, right? Yeah. Uski wajah se on the other side we see this band of colors. Yes, and in fact on my screen what I just showed you, the splitting of a green from red and others. So exactly the same process is carried out in the prism.
and that's why we have this splitting of white light. So if the thicker the prism, the more Yes, like yes. distributed. Yeah, sure. The more fine, उतना ही fine होगा. The more fine the obtained spectrum will be. Yes. What do you mean by fine? मतलब it would be much more like pronounced, ना ज़्यादा अच्छे से दिखेगा. Yeah. Yes. Okay. For example, if you just take hydrogen spectrum, so if you look at it, it's just red. बस red दिखेगा. Yeah, I got it. Yeah. But if you spread it even more, you'll get fine structure and hyper fine. Yeah. Yes. H alpha, H beta lines. Yes. Okay. So that's what they're saying. It's caused either by the geometrical boundary condition or by the interaction of waves in the transmitting medium. So you're saying that dispersion is because of the interaction within the transmitting medium, like yes. Okay. Yeah. Now, what I don't understand is this geometric boundary condition. Exactly. My point as well. कि अच्छा इसमें उन्होंने wave guides और shallow water दे रखा है. Wave guides and shallow water. Wave guides, so I can understand. I have studied wave guides at length. Shallow waters. Shallow waters का मतलब not deep waters, right? So a waveguide is a structure that guides waves such as electromagnetic waves of sound with minimal loss of energy. Is this something that you use in like these, the example that you were just giving of? A waveguide is something that guides a wave. An unguided medium is like the tower that stands right outside my house. Okay. जिसके जरिए मेरा phone interact कर रहा है. So it's not a guided medium. Air is not a guided medium. Vacuum is not a guided medium. But when we consider a copper wire, so there is a motion of electrons, right? It's a wavy motion, so of course it's a waveguide. Similarly, would you consider like a optical fiber? Yeah. Definitely, yeah. That's the because of total internal reflection, it's guiding the waves. Exactly. Also, microwaves को guide करने के लिए we can't use optical fiber, so we use metal. So metals are the waveguides for microwaves. Okay. इसीलिए मेटल यूज नहीं करते हम लोग माइक्रोवेव के अंदर. माइक्रोवेव okay. मैं अवॉइड करता हूं. Got you. Because metals without a physical constraint of a waveguide, wave amplitude decreases according to the. ठीक है तो shallow waters से फिर shallow waters would also serve as a waveguide. I don't know what to say. Like they say ना कि longitudinal waves surface water के surface पे travel कर सकती हैं. Transverse waves can't. No, this is not. I think that's not related to it. ठीक है. Also, लेकिन अगर हम ये देखें कि वाटर का जो सरफेस होता है वहां पे हमें वेव्स दिखती हैं. अगर हम थोड़ा और अंदर जाएं so हमें obviously ट्रांसवर्स वेव्स तो नहीं मिलेंगी. हमें वो लॉन्गिट्यूडनल मिलेंगी, है ना? तो that's what I'm saying कि अगर इसका मतलब जो surface tension है shallow waters पे वो एक constraint की तरह act कर रहा है. Yes, I think so. Yes. Okay. So let's continue. In the presence of dispersion, wave velocity is no longer uniquely defined, giving rise to a distinction between phase velocity and group velocity. तो बस I guess वो point तो clear हो गया कि जब dispersion का एक dispersion relation दे रखा हो तो हम phase velocity और group velocity को equal नहीं मानेंगे, distinction होगा. Yes. But वो मुझे वो वाला point में मैंने इसको solve भी किया था तो I think मेरा आंसर अंडर रूट में c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस ओमेगा p आ रहा था. मेरा आंसर जो है इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फेज वेलोसिटी आ रहा था, जो कि आई थिंक करेक्ट आंसर isn't it? इसमें इट्स द करेक्ट आंसर. आई एम जस्ट थिंकिंग कि तुम्हारी रिलेशन क्या बनी थी? मेरी रिलेशन बनी थी ग्रुप वेलोसिटी इक्वल्स स्मॉल k अपॉन फेज वेलोसिटी. अच्छा. यस. मैंने क्या किया, मैंने पहले ग्रुप वेलोसिटी को निकाला तो मैंने किया डेल ओमेगा बाय डेल के, तो वो एक कुछ आया, ठीक है. उसके बाद मैंने फेज वेलोसिटी निकाला ओमेगा बाय के. हां यस, ओमेगा बाय के किया फिर सिंपली. तो और फिर मैंने vg जो है ग्रुप वेलोसिटी 2k c स्क्वायर आया. अच्छा ठीक.
तो अगर k by vp आ रहा है तुम्हारा, k by phase velocity, हाँ तो यहाँ पे k कांस्टेंट तो नहीं है ना? नहीं, k कांस्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो भले ही एक मेजर रोल एक एज अ फैक्टर प्ले कर रहा है, वेरिएबल प्ले कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पे ओमेगा नीचे है। हाँ वो, हाँ हाँ, यू गॉट अ पॉइंट, है ना। हाँ और दूसरी चीज ये है हाँ कि यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है इट सेज प्रोपोर्शनल, सो यहाँ इनवर्स या डायरेक्ट तो नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही मान के चलेंगे, हाँ हाँ है ना। तो हम ए हटा हाँ देते हैं, सी भी हम हटा देते हैं बिकॉज इट्स डेफिनेटली नॉट इक्वल टू फेज वेलोसिटी, हाँ हाँ हाँ। और तो डी या में कांस्टेंट होगा नहीं, सो आई थिंक द अच्छा, ओनली आई जस्ट गॉट कंफ्यूज कि अगर मुझे लगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने तो मतलब हुआ कि स्पेसिफिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब किसी और से कोई रिलेशन नहीं है, पर ऐसा नहीं होगा वो। अगर अगर तुम k को हटा दो इक्वेशन से, मतलब k को ना कंसीडर करो, तो जो रिलेशनशिप आएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्हिच इज क्वाइट क्लियर। तुम आइडियल गैस इक्वेशन देखो, प्रेशर अच्छा हाँ PV हाँ equals n k nRT हाँ लिखते हाँ हैं, है हाँ, ना, अब nRT क्लियर, लिखते हाँ हैं, क्लियर हो गया, हाँ या ओके। सेकंड इक्वेशन या मैंने अभी पढ़ी नहीं है मुझे, सेकंड क्वेश्चन का, सॉरी सेकंड हम क्वेश्चन का। डिस्कशन में डिस्कस करते हैं कुछ देर, मेरे को थोड़ा सा उसमें डेप्थ में चलते हैं, ठीक, वरना ये शैलो शैलो मजा नहीं आएगा, हाँ उसी में चलते हैं। ठीक। तो उसमें मैंने देखो आगे थोड़ा, जो जो नीचे ये है ना, नीचे वाला आर्टिकल, यस ये डिस्पर्शन, इससे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखते हैं क्या नया नया मिलता है, ऐसे dispersion कॉन्सेप्ट क्लियर हो occurs जाए। when pure plane waves of different wavelengths have different propagation velocities, ठीक है, so that the wave packet of mixed wavelengths tends to spread out in space। अच्छा वही होता है बेसिकली, स्प्रेड आउट हो जा रहा है जो मैंने अभी दिखाया था। हाँ हाँ, नहीं बट ये ग्रुप वेलोसिटी यानी वेव पैकेट्स को स्प्रेड होते हुए कह रहे हैं when there's a difference in the wavelengths, which is fine, okay, nothing to think about. The speed of the plane wave in a function of the wave's wavelength, okay, तो ठीक है, ठीक है, velocity wavelength into frequency है, यस। कुछ खास नहीं है इसमें। और अच्छा इसमें ये भी देखना है, यहाँ पे देखो ये बड़े अच्छा है, जो दूसरा इक्वेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है दैट्स अ फंक्शन ऑफ लैम्डा, then we have a frequency that is also a function of lambda on the RHS. हाँ But we know for sure that, well, in case of a vacuum, हाँ this F is simply going to be F. It's not going to be dependent on yeah हाँ, okay, let's because it's a non-dispersive medium, तो yes. हम वैक्यूम इस समय नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि सब डिस्पर्शन के बारे में चल रहा है। Yeah, एक और चीज बड़ी बहुत मुझे अच्छी लग रही है कि ये एक जनरल इक्वेशन है, राइट? सेकंड इक्वेशन इज अ जनरल इक्वेशन, so we are talking about velocity as a function of lambda, of course, and then there is a frequency which is also a function of lambda. I mean, in medium, when a light travels in a medium, you say the frequency is going to be independent because it depends upon source only. But here we see that lambda तो है ही, उसके variables उसके vary करने से velocity vary करेगी, but frequency vary करेगी because of lambda. So which is very non-intuitive so far. क्योंकि हम लोग डिस्पर्सिव मीडियम में ये तो लिखते हैं कि dvp, that is phase velocity differential with respect to like wavelengths is non-zero, तो मतलब wave velocity तो dependent है, पर frequency को भी अगर हम dependent मान लें तो वो जो fundamental nature है frequency का वो यहाँ पे नहीं रहा। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे, मतलब ये भी कहेंगे कि फिर frequency change हो रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि frequency depends on the source, ये सिर्फ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए वैलिड है? वेरी नाइस क्वेश्चन, या यस, वेल सेड। अच्छा एक और बात थी, मैंने एक बार क्वेश्चन किया था तुम्हें, अगर याद होगा, कि तुम इस मुझे बताए थे लास्ट टाइम कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, लैम्डा तो बदल गया, और फिर हम देखते हैं कि अगर ग्लास है तो, और अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, क्यूबॉइड शेप का है, ऊपर से हमने इंसिडेंट किया तो लैम्डा बदल गया, उसके बाद फिर जब वो बाहर निकलती है
ट्रांसमिट होकर के, हाँ तो फिर उसका लैम्डा वापस रीस्टोर हो जाता है। तो ये लैम्डा चेंज हुआ, ये इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हुई कि उसको वापस उतना ही कर देना है एंड में जितना वो था। ये तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। यस यस। और इसमें सर ने, तुम्हें कुछ याद है सर ने क्या आंसर बोला था? सर ने मुझे कोई बहुत कॉन्क्रीट आंसर दिया होता तो मुझे याद होता। सो फिर ये भी क्वेश्चन उठा था कि इज दिस बिकॉज ऑफ द सरफेस, मतलब सारा जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ सरफेस पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि वेव तो पूरे मीडियम से ट्रैवल कर रही है। और मुझे ये इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट नहीं समझ में आया था उस समय भी, अभी भी नहीं आया कि तुम इस एग्जैक्टली कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो। अगर वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ट्रैवल कर रही है लाइट, तो डेफिनेटली नॉन डिस्पर्सिव हम एकदम नहीं बोल सकते कि वो आइडियली नॉन डिस्पर्सिव है। डिस्पर्शन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, ऑब्वियसली नेग्लिजिबली स्मॉल है, लेकिन इतना पता है कि फ्रीक्वेंसी वही रहेगी क्लास में, और लैम्डा जो है वो वेरी करेगा। तो लेट्स से कि लाइट एंटर करती है, इंसिडेंट लाइट का लैम्डा जो है, लेट्स से इट वाज x, and when it is now inside the light it became x minus x naught। ठीक है? क्या? हेलो? हाँ हेलो। हाँ, तुम्हारी वॉइस चली गई थी। Okay, so when it is incident, the incident light's lambda is x, let's say, और जब वो अंदर चली गई है तो उसका लैम्डा बदला ऑब्वियसली। Let's say it became x minus x naught। Okay. Now when it is re-emerging out, when it's emerging outside after getting transmitted, it all again became x। ठीक। So ये बात जो है ना, this idea, this function, this क्या मैं बोल रहा हूँ इसे, this information कि you know you have to subtract not, and at the end you have to add x not कि वो वापस वही बन जाए जो वो था, ये information। But then again this comes from this fact ना, यही चीज तो, ये जो point है कि the interaction with the transmitting medium है ना, तो to me like this is just मुझे ऐसा लग रहा है it's an intuition कि जिस transparent medium में wave है उसका lambda उस medium के साथ जैसा interaction करेगा उस बात पे depend करेगा उसका lambda क्या होगा। मुझे भी लगता है तो yes I think so, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये जो तुम मतलब इस तरह से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ information in terms of yes yes wavelength it could be That's that not my question is happening. completely Yeah. flawed, yeah, that is a possibility। So It's a very good question because it actually like मतलब actually it forces us to like dig deeper, yes, but maybe it's not something that's being transferred, it's a simultaneous thing. The moment the wave enters a new, in that sense it is flawed, and by flawed I specifically mean कि when I'm asking this question I'm also assuming that there is an external agent that is holding this information, which is not the case according to what you said। I mean I'm just saying this might be like, it seems intuitive to me कि ऐसा होना चाहिए। Yeah, I agree right? Because what if there is like from air you enter into water, और water से तुम glass में enter कर गए, yes, all right, so it will not regain its initial wavelength, it will change yes, it, right? yes, और फिर तुम glass से वापस air में आए, so what would you say कि air का पहले transfer water में हुआ, water का glass में हुआ, glass से फिर air में हुआ, that's yeah, right? yes I understand your point, it's counterintuitive है थोड़ा सा। yes definitely। Okay, let's देखते हैं फिर आगे क्या है। तो सेकंड इक्वेशन हो गया था, the function f lambda expresses the dispersion relation of the given medium। Okay, dispersion relation are more commonly expressed in terms of angular frequency and wave number, वही जैसे हम लोगों को क्वेश्चन से मिलता है। yeah, ठीक है,
तो थर्ड इक्वेशन भी वही है बिल्कुल. Yes. ठीक है. k में 2 pi वाला सब टर्म आ गए होंगे तो ठीक है. Where we now view f as a function of k. अच्छा, यहाँ ठीक पे है. ये बहुत 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 ही मजेदार पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा. मैं एक्चुअली ये आर्टिकल में पहले पढ़ चुका हूँ. इसमें देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द यूज ऑफ ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ के, इसको पढ़ो. ये बड़ी मस्त लाइन है. Use of omega to describe the dispersion relation has become standard because both the phase velocity and group velocity have convenient representations via this function. I was always curious कि यार जब already we have a lambda to represent, हाँ. when we have Why new why omega 2 pi जोड़ के क्या मिलेगा? So I got an answer after such a long time. I was like क्यों? But how is this is a proper convenient representation? What does that mean? Like मुझे satisfy नहीं किया ये. Yes, I think you can definitely represent phase velocity in terms of lambda and nu. Definitely you can do that. Also you can do for group velocity, but it's not going to be a beautiful equation. Whereas what you see in terms of omega and k, you see just phase velocity क्या है, omega by k. अब उसमें क्या होगा, हो सकता है कुछ add होगा, कुछ subtract होगा, कुछ और factors लगे होंगे. In that sense, convenient, I guess. Okay. The plane wave being considered here, ठीक है, ये तो normal plane wave है. अच्छा, अब तुम्हारे point पे आते हैं. Plane waves in vacuum. Plane waves in vacuum are the simplest case of wave propagation. No geometrical constraint, no interaction with the transmitting medium. तो ये तो बिल्कुल सीधी सही बात हो गई कि phase velocity, group velocity equal हो गई. Yes. यहाँ पे हम देखते हैं कि omega is equal to k. Is equal to ck. There's a direct relationship. And इसमें अगर हम group velocity निकालें, del omega by del k, so you get a c. And if you do omega by k, you again get a c. Yeah. Yes. So it's just satisfying that कि fundamental speed से travel करेगा. तो this is fairly simple. Yes, it's fairly simple, definitely. Yeah. De Broglie's dispersion relation. तो total energy का form लिया हमने relativistic से. Okay. Now, when in the ultra relativistic limit, by ultra relativistic limit means कि very close to C, no? Definitely. Yes. Ultra relativistic. Certainly. Yeah. हाँ ठीक है. And in the non-relativistic limit, ठीक है, where m is the invariant mass. In the non-relativistic limit, mc square is a constant. And it's a familiar key energy expressed in terms of the momentum. Okay. There's a lot of new things like ये इतना क्यों ये relativistic उसमें क्यों बात कर रहे हैं? Hello, you there? The transition from ultra-relativistic to non-relativistic behavior shows up as a slope change from p to p square, as shown in the log-log dispersion plot E versus P. The free space dispersion plot of kinetic energy versus momentum. Everyday life. Okay, so sorry. So अच्छा, इन्होंने हर इन्होंने हर scale पे kinetic energy. Hello, I can't hear you. To study the moment, like the dispersion. I couldn't hear you. Level Could you repeat? Yeah. Like I'm just discussing this graph. हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा the free space dispersion plot of energy versus momentum for any object. Right, तो dispersion होने की वजह से जो energy losses होंगे या जो basically जो energy का distribution आएगा, उसको उन्होंने हर scale पे plot किया है. And they are saying that when you move from ultra relativistic to non relativistic behavior,
the slope changes like from p to become p square. तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम यूनिवर्स से मतलब मैक्रो से माइक्रो में जा रहे हैं तो स्लोप रिड्यूस होता जा रहा है. एक्चुअली p यहाँ पे दिया ना p स्लोप चेंज होता है फ्रॉम p टू p स्क्वायर्ड. हाँ. ये क्वाड्रेटिक कर्व मुझे दिखा रहा है, एक पैराबोला मुझे दिख रहा है इसमें p टू p स्क्वायर चेंज होना, क्योंकि इफ यू लुक एट अ पैराबोला एट वेरी आई मीन एकदम उसके क्या है एकदम जीरो के पास अगर देखें हम कोई पैराबोला है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, सो क्वाड्रेटिक कर्व है ऑब्वियसली, तो वो एकदम जीरो के करीब जो होगा उस एरिया में इट विल बी अ लीनियरली प्रोपोर्शनल टू there will be an increase, but then certainly there will be a, if you consider दूर से देखें तो वो p square हो जाएगा. I don't know मैं कितना सही हूँ. No, like mathematically तुम सही हो, हाँ, but like उसको इससे कैसे रिलेट कर रहे हो? Like are you saying कि जो पूरा मतलब अगर हम उसे चेंज ना माने और एक स्मूथ ग्राफ माने तो वो एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा? Yes, मैं ये कह रहा हूँ. अच्छा, ओके. उसके बाद तो बहुत ही सिंपल क्वांटम की बातें बोल रखी हैं, एनर्जी और मोमेंटम को. जैसे रिलेटिविटी पढ़ने के बाद समझ सकते हैं. अच्छा, जो कि हमें कवर करनी है. तुम्हारा वो क्वेश्चन भी था एक ट्विन पैराडॉक्स. हाँ, वो मेरा एक्चुअली क्लियर ज्यादा नहीं हुआ है. हाँ, तो मैंने उसको थोड़ा पेंडिंग छोड़ दिया, बाकी मैंने रिलेटिविटी कवर कर ली है. अच्छा, मतलब स्पेशल ऑब्वियसली. उसे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा उसका भी. हाँ, कभी उसका भी एक चीज थी, मतलब वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी. इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर आर्थर बाइजर करके एक बुक है मॉडर्न फिजिक्स की. मेरे पास है, मैंने उसी से हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन और थोड़ा एक्सप्लोर किया था उसमें. हाँ, उसी का एग्जाम्पल भी था एक्चुअली जो मैंने तुमसे पूछा था. मैंने देखा क्योंकि उससे पहले जो पेज नंबर 96 है जिसमें डिस्क्राइबिंग अ वेव से पहले समझा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि W.L. Bragg, the pioneer in X-ray diffraction, gave this loose but vivid interpretation. ठीक है, यहाँ पे अभी पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में बात हो रही है. And he says, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मजा आ गया पढ़ के मुझे, that the dividing line between the wave and particle nature of matter and radiation is the moment now. फिर से the dividing line between the wave and particle nature of matter and radiation is the moment now. अच्छा. हाँ, as this moment steadily advances through time, it coagulates a wavy future into a particle past. Everything in the future is a wave. Everything in the past is a particle. ये कहाँ पर है? This is page number 96. Just like 2 paragraphs about describing a wave. Page number 96. Arthur Beiser. मैंने वही खोल रखी है, दिख रहा है? हाँ. Okay, 96 यानी मेरी शायद एडिशन पुराना है. No. This is the 3rd chapter. Wave property of particles. Yeah. Waves of what? Waves of probability. Then there is Max Born, and then it comes to this. Describing a wave से just पहले. मैं इंडेक्स में चलता हूँ. There's this chapter ना, wave properties of particles. Yes, ये सामने तुम्हारे है. Oh, like you're sharing it? Yes, I'm sharing it. Can't you see it? Oh, sorry. No, I was sharing my screen. Sorry. Okay. Okay. So, wave
let me just, yeah, so this would be describing a wave 3.3, I guess. Yeah, describing a wave 3.3, page 96. In 96, 99, 96, यही रहा. हाँ, इससे just ऊपर. Yeah, if you can zoom it a bit. Yeah, this where, yeah, W.L. Bragg, the pioneer in X-ray diffraction. Can you see it? Wow. So it's basically saying कि हम जब experiment करते हैं तो वो moment तो अभी है, उसको now की तरह classify किया जा रहा है. मतलब he is also given the definition for the moment now. Right? And he's saying that the future of before, like अभी जब हम experiment करते हैं तब तो wave function collapse कर जाता है और हमें particle मिल जाता है. In fact, it'll be better अगर तुम थोड़ा सा पहले से पढ़ो. Definitely मैं इसे पूरा पढ़ूंगा chapter. हाँ, इसमें बस बेसिकली बोला है कि क्योंकि जो फाई है वो तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पेस में, बट ऐसा नहीं है कि कहीं पे वेव 20% मिलेगी. वेव 20% नहीं मिलती है, कहीं पूरी मिलती है, मतलब वो पूरा पार्टिकल मिलता है, पर उसको उसकी वहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी 20% हो सकती है. राइट, है ना? तो अब उसी को इससे रिलेट करो अगर, तो वो यही कह रहा है कि अगर यू कंसिडरिंग कि एक वेव है जिसका एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसको अगर हम एक मोमेंट में मान लें कि अभी, अच्छा, दिस इज अ बिट ट्रिकी, you are classifying time as the time when you are taking the experiment, like you're making your observations. लेकिन तुम ऑब्जर्वेशन ले नहीं रहे हो, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन ले लिया तो कोलैप्स कर जाएगा ना. Yes, yes. ये तो वही है कोपेनहेगन ऑब्जर्वेशन. हाँ 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 हाँ. बट दिस थिंग दैट ही सेज ना कि everything in the future is a wave, everything in the past is a particle. I know this might not be related to जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, but like directly related, but मुझे बहुत fascinating लगा इसलिए मैंने शेयर किया ये. So it's like कि अगर वेव को हम कंसिडर कर रहे हैं तो as we are passing back in time, तो जो भी वेव फंक्शन है वो सब कोएगुलेट कर रहा है इन द सेंस कि वो एक पार्टिकल नेचर अपना प्रोवाइड कर रहा है. क्योंकि अगर हम पास्ट में लोकेट करना चाहें तो पास्ट में हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन लेना होगा. दिस इज जस्ट मी कंजेक्चरिंग, मतलब आई एम जस्ट लाइक थ्रोइंग स्टफ आउट. अगर हम पास्ट में जाके स्पेसिफिक मोमेंट पे लेंगे तो हमें पार्टिकल मिलेगा ऑब्वियसली. ओके. और फ्यूचर में वो वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ. According to Copenhagen Empirical Interpretation of Quantum Mechanics, basic goal of a physicist is to predict how a particular system, which is made up of microscopic particles, is going to behave. So he cannot pinpoint the location of a particle, but he can give what will be the probability wave, how the probability wave will be shaped. So क्या shape होगा? But the moment you touch it, poke it for some information, it collapses. And the moment it collapses, you have a particle somewhere. Yeah. So it's gone now. It's in the past. Yeah. I see. Exactly. No, that's like the philosophy. Prediction is always going to be in terms of wave. Definitely, there is no other way of doing the prediction. So when we say prediction, the word prediction means we are looking into the future.
And whenever we look into the future, quantum mechanics says, well, it's always going to be in, wave form. I can't tell you kya hoga. Non-deterministic. Yes. So I think it is simply the Copenhagen interpretation. I don't see anything else in it. It is, I don't know, it is very mysteriously written. Put. Yeah. No, because it's relating it to time. It's like there is something. Yes. It's basically saying that the dual nature of reality or of matter is a function of time, basically. Yeah, it's associated in somehow with time. Time, right? So, like, life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. This is what, like, this is a philosophical. So, if this goes right, that means that we can only understand reality in its particle form, but we have to live it in its wave form. Yeah. This is a very interesting paragraph, by the way. Yeah. मुझे बहुत अच्छा लगा. So, ठीक है, वापस मतलब वापस आते हैं डिस्पर्शन पे. Yes. मैं रूट चाह रहा हूँ. डिस्पर्शन का क्या रूट होता है? Essentially, at the atomic level, maybe. I think the root lies here only. मतलब उसमें मुझे देखना, हम लोग दोनों को देखना पड़ेगा कि ये this word interaction, right? This is the root. Now, what is this interaction is something we have to explore. एक बात और है. Do you know about this? I think you definitely know about this. Let me just show you a screen. I apologize for ये बार मैं screen change कर रहा हूँ. नहीं ठीक है, बहुत comfortable है, कोई problem नहीं है. I'll show you something. I think you definitely are aware of this. And from this, if you are aware, what do you conclude? This is going to be my question. कहाँ गया? मैंने कहाँ रख दिया उसे? I'm getting curious. क्या किस बारे में बात हो रही है? डाउनलोड्स में तो नहीं है. मैं क्या करूं अभी? अच्छा, तुमको ये पता है ना कि रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल को अगर तुमको रोटेट कराना है तो तुम्हें माइक्रोवेव ही देना होगा. किसी मॉलिक्यूल के कंस्टिट्यूएंट एटम्स को अगर वाइब्रेट कराना है तो तुम्हें देना होगा. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस कराने हैं ठीक, तो वो यूवी या फिर विजिबली करा सकता है. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कराना है तो हमेशा एक्सरे ही कर पाएंगे. और अगर वो स्पेसिफिकेशंस हैं. यस तो ये बात मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी में ये चीज खुलती है कि इस तरह से ये होता है. हम तो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि मैटर और लाइट का जो इंटरेक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है डिस्पर्शन के लिए. और हमने माइक्रोस्कोपी में देखा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा कि मैटर और लाइट का कुछ ऐसा इंटरेक्शन होता है. ये जो स्पेक्ट्रम वाला था केस, तुम कुछ एसोसिएट कर पा रहे हो उन दोनों को डिस्पर्शन को समझने के एम से? This is hard. Can you like explain it a bit further? किस तरह से? Because even when you talk about photoelectric effects, उसमें UV यूज होती है. If you talk about Compton effect, उसमें X-ray यूज होती है. ठीक. अगर इलेक्ट्रॉन्स का तुमने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसमें भी हम देखते हैं कि एक्सरे यूज होती है. और बैलेंस तुमने देखा, ये बैलेंस अगर हो रहा है तो ये सारे अलग अलग इफेक्ट्स जरूर हैं, लेकिन इन सब में वही एक फंडामेंटल आइडिया है सब जगह कि मैटर वेव इंटरेक्शन. यस, मैटर वेव इंटरेक्शन. और वो जो स्पेक्ट्रम है ना, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, और ये स्टार्टिंग होती है रोटेशन से, फिर वाइब्रेशन पे, फिर वैलेंस ट्रांजिशन, फिर इनर वैलेंस, फिर इनर ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर आते हैं न्यूक्लियर ट्रांजिशंस पे. तो ये स्पेक्ट्रम वाइज जो ये फिनोमेना का जो क्लासिफिकेशन है,
is हम this अलग what अलग is that फिनोमेना पढ़ेंगे, interaction? हाँ लेकिन ओवरऑल ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एक यूनिफाइंग आइडिया है. हाँ एक हाँ मेन कैटेगरी है जिसकी वो सब कैटेगरीज है. यस यस, वो सारी सबसेट्स हो गए. हाँ डिस्पर्शन कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? so dispersion, like basics में अगर जाएं तो dispersion is basically the relation between the velocity and the wavelength. Let's just boil it down to this. यस. ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वेलोसिटी के चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन द वेवलेंथ, और वो इन टर्न डिपेंडेंट है मीडियम पे. यस श्योर. तो मीडियम जो है वो वेव के वेवलेंथ को चेंज करता है, और वेवलेंथ इन टर्न उसके वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी को चेंज करती है. यस श्योर. Okay, now if we want to like understand the aspect of how dispersion is being affected by this, we have to understand कि wavelength कैसे change हो रही है because of this interaction. Yes, yes, I agree. ठीक, तो ये तो बहुत सीधा सीधा लॉजिक हो गया. तो हमें अब अपने मटेरियल मीडियम और अपनी वेव का जो इंटरेक्शन है वो वेवलेंथ के टर्म्स में समझना है. So अब वो इंटरेक्शन अलग अलग होगा अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ के लिए. अलग अलग मतलब अगर हम इस तरह से कह रहे हैं कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज में ही सब कुछ देखेंगे. हाँ. है ना. तो जो वो सारी सब कैटेगरीज हैं उन्होंने वेवलेंथ्स को डिवाइड कर दिया एक तरह से, क्योंकि वो अलग अलग है ना. पर यहाँ पे जब हम डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कोई रेंज लेके चलते हैं वेवलेंथ की कि यहीं पे हम डिस्पर्जन. मुझे पता तुम यहाँ आओगे तो मैंने ये खोल के रखा है सामने तुम्हारे, दिख रहा है? हाँ हाँ ओके. यहाँ पे इससे पढ़ते हैं. तुम्हें रेले स्कैटरिंग पता होगा ना? हाँ. ओके, तो एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं. एंड देन यहाँ देखो ये लैम्डा टेंडिंग टू इंफिनिटी. Can you see this thing, lambda tending to infinity? And lambda tending results merge with the classical. Yeah. Yes. तो अब इसे हम जरा पढ़ते हैं, तुम्हें शायद इसमें आंसर मिल जाए तुम्हारा. तो जैसे इसमें है the process, मैं इसे पढ़ता हूँ. The process that scatters photon without changing their wavelength is called Rayleigh scattering. After the physicists who developed the classical theory of scattering of electromagnetic radiation of atoms around 1900. Now, अब important है. He considered a beam of electromagnetic waves whose oscillating electric field interacts with the charge of the atomic electrons in the target. I hope you know this. Definitely. Yeah. This interaction produces forces on the electrons which causes the electrons to oscillate. है ना? Causes oscillating electric accelerations. Okay. Yes. ठीक है. Okay, ठीक है. As a result of the acceleration, the electrons will radiate electromagnetic waves of the same frequency and in phase with the incident waves. In phase. Okay. Thus, अब देखो ये बहुत important है यहाँ पे. अभी आगे चल के ये बात आएगी कि ये in phase है और कभी-कभी out of phase भी होता है ये. अभी आगे आएगा. Thus, the atomic electrons absorb energy from the incident beam of X-rays and scatter it in all the directions without modifying the wavelength. ये देखो. Although this classical explanation of Rayleigh, now this was classical, this is not quantum. This classical explanation of Rayleigh scattering is different from the quantum explanation presented in the preceding paragraph. Preceding paragraph में Compton scattering की बात की गई है. Explain the same feature observed in the measurement. Thus, Rayleigh scattering is a case where classical and quantum results merge. Do you want me to repeat some line, or are you okay? No, I'm okay with this. That okay. Yeah, I'm fine. Yeah. So, further, it is interesting to ask, in what region of electromagnetic spectrum Rayleigh scattering will be dominant process? And in what region Compton scattering will be dominant process?
If the incident radiation is in the visible microwave or radio wave part of the spectrum, then lambda is extremely large compared to the Compton shift. Independent of whether an electron or an atomic mass is used in evaluating the Compton wavelength. Thus, the scattered radiation in this region of the spectrum will in all circumstances have a wavelength which is the same as the wavelength of the incident radiation within the experimental accuracy. Yeah. अब है कि so as lambda tends to infinity बड़ा हो रहा है, the quantum results merge with the classical results and Rayleigh scattering dominates. Classical चीजें आने लगेंगी. Or moving into the X-ray region of the spectrum, Compton scattering starts to become more important, particularly for scattering targets of low atomic number. फिर यहाँ पे है कि in gamma region where lambda tends to 0, the photon energy becomes so large that an electron is always freed in a collision and Compton scattering dominates. Yeah. I remember studying this, but मैंने कभी इसको इस तरह से सोचा नहीं कि अच्छा ठीक. मुझे ये चीज अब तक नहीं पता थी कि रेले स्कैटरिंग जो है हाई लैम्डा पे होगी. It's like वो हो तो दोनों ही रहे हैं, but it's more pronounced on higher lambda, right? Yes. हाँ. तो but like is diffusion something like this as well? What do? Is it like कि जो dispersion हो रहा है? That is also related to this, like would it satisfy these same conditions, like क्योंकि जब हम dispersion के लिए बोलते हैं dVp by d lambda, तो वहाँ पे हम कोई lambda की लिमिट कंसिडर नहीं कर रहे हैं. like यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम दो Rayleigh scattering, quantum scattering दोनों की comparative analysis कर रहे हैं, right? Yes. So it makes sense that one dominates over the other for a specific range of wavelength, right? Yes. But अगर dispersion consider कर रहे हैं, dispersive medium की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा corresponding कोई दूसरा phenomena तो है नहीं? लेकिन dispersion में light matter interaction होता है, और light matter interaction is nothing but light electron interaction. हाँ. ओके ठीक. क्योंकि एटम ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स घिरे हुए चाह रहे हैं, अलग सा स्फीयर तो है नहीं. न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन होगा नहीं इतनी आसानी से लाइट का. अगर होगा तो वो हमें क्या देगी? अरे ब्रेमस्टॉर्म हमें मिलेगा. हाँ. तो हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है, उसे लीव करते हैं. वी जस्ट टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस. तो मैटर light interaction is simply electron light interaction. That is what I meant. And in this kind of interaction we see that when lambda tends to infinity, Rayleigh classical results होते हैं, Rayleigh scattering dominate करती है. But when lambda is very small, we see the Compton scattering kind of thing happening, right? तुम जैसे बोलते ना कि कोई रीजन होगा क्या जिसमें ये तुम्हारा सवाल था. समझ गया मैं. हाँ. I'm not sure ये कितना satisfy कर पाया होगा, but I just tried. नहीं, this is like right there, क्योंकि मेरा question यही था. तो हम let's ठीक है. तो अब जैसे मैं वहां पे था हम लोगों को interaction wavelength के terms में study करना है, right? तो क्या तुमने बताया कि wavelength का इस तरह से changes आ रहे हैं. Yes. ठीक है. So we are moving from Rayleigh scattering to quantum scattering, right? Yes. But would dispersion is a product of both types of scattering? Like, is it affected by both scattering? Like, I really don't know. I don't know what to say. Yeah. Like, I'm just like, this is something.
I don't know कि मेरा क्वेश्चन सही भी है कि नहीं, बट मैं you understand कि मैं क्यों लिख रहा हूँ रोल ऑफ क्वांटम स्कैटरिंग in dispersion. You were मुझे trying to ये find a link. क्या राइट कि क्वांटम स्कैटरिंग और रेली स्कैटरिंग के बीच में हम लोग हवर कर रहे हैं, हाँ. पर जब ये हो रहा है तब डिस्पर्जन तो चल ही रहा है ना. तो I think this is like this will be very specific dispersion relation for quantum scattering. Okay, Wow. so there is a Okay, that's nice. Let's see. Abstract. You've 1987 received. Okay. the perturbation formulas for quantum scattering with radiative corrections are written as dispersion. Okay. There you go. Radiative corrections are written as dispersive. So like we just discussed कि dispersive relation omega और k के बीच में relation होता है. So that relation is quite specific when you're considering quantum scattering, right? तो फिर answer, I guess we are close to the answer कि हाँ dispersion तो चल रहा है, but when you're moving that range of lambda, हमारा dispersion relation change होगा. जैसे जैसे रेली स्कैटरिंग से कॉम्पटन ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो हमारा डिस्पर्जन का नेचर भी चेंज हो जाएगा, मतलब द रेट ऑफ इट, है ना, समझ रहे हो ना? यस. नाउ ऑफ कोर्स ये बहुत डिटेल्ड होगा, बहुत स्पेसिफिक होगा, मेरे ख्याल से इसके अंदर जाना तो अभी सही नहीं होगा. और मुझे लगता है टू बी मोर प्रिसाइज, मुझे लगता है कि जो ये हमारा डिस्पर्शन रिलेशन आता है ना, जिसमें हम फेज निकालने के लिए सिंपली करते हैं, ग्रुप निकालने के लिए वो करते हैं, वी हैव अ प्रोसीजर. दिस प्रोसीजर विल ब्रेक डाउन, आई गेस. इट विल नॉट वर्क इफ लैम्डा टेंड्स टू 0. This is only it only works, I think, in when lambda is big, like in in visible, in infrared, in microwave and radio waves. लैम्डा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक्सरे. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्पर्शन रिलेशन डेफिनेटली काम करेगा, लेकिन एक्सरे में शायद कोई ब्रेकडाउन होगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस सब्सट्रैक्ट somehow. The perturbation formulas for quantum scattering with radiative corrections are written. The purpose of to learn something. Let me just read this. Yes. इसे पूरा पढ़ो. The purpose is to learn something about the number of subtractions that are needed in the relation and the analytic continuation of the scattering amplitude into the unphysical region. Okay, that's a very कि कोई टेक्निकल टर्म आया है जो मुझे नहीं पता है क्या है. 3 the role of the infrared divergence. So you're seeing that कि dispersion is like a micro phenomena, sorry, a macro phenomena. Like मतलब उस सेंस में मत लो कि क्वांटम और क्लासिकल में मत लो, but the fact कि dispersion is happening at all wavelengths, but the dispersion relation which is governing the dispersion is changing as we are changing lambda. तो तुम वही जो कह रहे हो कि एक्स-रेज में जब हम एक्स-रे रीजन के लैम्डा में आएंगे, तो it might break down or it might relate differently, it might behave differently. और जैसे हम क्वांटम में आ रहे हैं, जैसे हम लैम्डा चेंज कर रहे हैं, जो डिस्पर्जन है जो कि डिस्पर्जन रिलेशन से चेंज हो रहा है या गवर्न हो रहा है, वो अलग अलग फिनोमेना से डिफाइन होगा या अलग अलग फिनोमेना प्रोमिनेंट हो जाएंगे. राइट. दिस इज व्हाट आई मेक ऑफ इट. मतलब मुझे इतना समझ में आ रहा है बस. But this is very interesting. It is found that one subtraction needed to obtain dispersion relation. But these equations still depend on the fictitious mass of the photon. Okay. So intriguing, man. To obtain relations which contain best mass of the photon. Sorry, you broke down. Okay. To obtain relations which contain only physical quantities
another subtraction is made. It is suggested that the imaginary part of the amplitude has fewer singularities than the amplitude itself, and consequently may, in some cases, be continued by means of the phase shift expansion. Finally, it is shown. I'm reading it. I know I don't get anything, but I'm reading it just because I want to get a catch on certain phrases that are used. So finally, it is shown that the Born, the Born approximation is equivalent to the so-called Born approximation is equivalent to the so-called one electron intermediate stage contribution to the dispersion relation. Born approximation मैंने पढ़ी है, depth में पढ़ी है, तुम भी पढ़े होगे? मैंने depth में नहीं पढ़ी है. Okay. So is equivalent to the so-called one electron intermediate state. Can you give me a rough idea ki? It's wonderful, man. कुछ तो है उसमें बड़ा बहुत intriguing है ये. It suggested that the imaginary part of the amplitude has few singularities than the amplitude itself. Singularities means that the value in which it gives a real meaning. यही तो होता है singularities का मतलब. वो points जहाँ पे हमें real value answers मतलब वो answers मिले जो real word से comprehend करते हो. I'm not sure. मतलब अब पता नहीं. Born approximation actually calculation को easy करता है, basically. कुछ चीजों को एलिमिनेट करके, कुछ assumptions करके, कुछ बहुत ही legitimate assumptions करके, वो calculation को easy करने के काम आता है, basically. Okay. Generally, in scattering theory and in particular the quantum mechanics, Born approximation consists of taking the incident field in place of the total field as the driving field at each point in the scatterer. Incident केवल लेते हैं, सारी की सारी नहीं लेते हैं. सारी नहीं लेते हैं. हाँ. तो मतलब ये है कि incident field की वजह से जो trim out कर दे रहे हैं. ठीक है. But this is interesting. मुझे expected नहीं था कि ये टाइप करने में कुछ मिल जाएगा. मुझे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं डिस्पर्शन रिलेशन और कॉम्पटन स्कैटरिंग में से आपस में एसोसिएट करने वाला एक पेपर मुझे मिलेगा. 1957 American Physical Society. Born approximation is equivalent to the so-called one electron intermediate state contribution. Okay. I think इसमें तो फिर बहुत डीप जाना पड़ेगा. Because anything like मुझे बहुत से terms नहीं समझ में आ रहे हैं और उस सबको समझने के लिए I think we should like stop here. Okay. Because we can go like what do you say? मुझे नहीं मतलब what do you want to search? इसके आगे इसमें क्या सर्च कर सकते हैं? नहीं मुझे नहीं लगता. वैसे ये पेपर हम डाउनलोड कर सकते हैं. तुम ये पेपर डाउनलोड कर पाओगे इसका? Let me check. No, ऑथराइजेशन चाहिए. बैक हो जाओ. बैक करो. Sci-Hub पता है ना? Sci-Hub. Are you aware of Sci-Hub? Sci-Hub. Are you aware of Sci-Hub? नहीं. No. Okay, write SCI -HUB .pw. Is that it? Yes, .pw. Hello. Yeah. Yes, Sci-Hub.pw. Yeah. Yes, last में pw. This is not. This site can't be reached. ऐसा क्या हो गया? एक सेकंड, let me check. What happened to Sci-Hub? यही तो मेरी आस थी. There are other things like Sci-Hub.ren. Let me check. Don't try it. Maybe. I'm just saying. Yeah. This was my biggest friend, man. ये कहाँ चला गया? I've never heard of this.
आई वॉज अच्छा ठीक है कोई नहीं ये ट्राई करो sci-hub.sci-hub.tw.tw इससे हो जाएगा. तो मैं ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं एक सेकंड रुको मैं तुम्हारा स्क्रीन देखूं एक मिनट. हाँ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ और नीचे आओ. तुम एक काम करो ये लिखो sci-hub.pw तुमने किया ना उसमें मैं बोल रहा हूँ फिर से लिखो. sci-hub.pw हटा दो फिर लिखो SCIHUBTW SCIHUBTW.tw TW T for travel T पहले भी yes now open it. All right now go back to the page जो पेपर था. Yes, physical review. Yes. Link copy कर लो उसकी and paste it there. Are you saying this works? Just do it. Holy cow! Oh, shit! This is my biggest friend. I've been working with it for over a year now. I can't believe this. There's so many papers जो मैं इस barrier की वजह से मैं छोड़ देता था. Okay, you can download it. I think. तो समझ रहे तुमने? You've just blown my mind right now. It's probably you haven't done anything. It seems like. This is like miracle. Yeah, मतलब ये बहुत बड़ी बात है. Probably I shouldn't have recorded. Yeah, exactly. But ठीक है. But nevertheless, it's very famous. Sci-Hub is very famous in scientific community. Anyway, एक और चीज तुम्हें दिखाता हूँ, just for your knowledge, for your information. Go back to that. Open a new tab and write libgen.lib gen gen dot Genesis वाला gen. Okay. .is डालो. Okay, it's not a G for generator G. Okay. Well, right. Very good. Now type any author, any book, whatever. Okay. Keywords को लेके बहुत careful रहना. Like, should I select this scientific article? No, don't do anything. Just write any author, any book. Not the best choice, but Stephen Hawking है. It's not Stephen Hawking. It's wrong. Go back. It's Stephen Hawking. PH. Sorry. PHEN. Yes. There you go. Which book do you want? Nature of Space and Time. It's by the publisher is Princeton University, and it's in English, and it's 61 pages long paper, and it's 362 KB. It's a PDF. I think someone has shown this to me before. Okay, so that's why I don't see an excitement. No, but like it's still great. मैं भूल गया था, लेकिन that is like extraordinary. All right. So here you have multiple mirrors on the right hand side. Yeah. Multiple mirror. नहीं इधर right hand side. एकदम right में. एकदम right में. Yes, these mirrors. Yes. Yeah. So इसमें multiple mirrors. If one works, it's okay. It doesn't work, go to the other mirror, and you can download any book from here, any author. Not Indian.
try not to find an Indian because you're disappointed. Yeah. But this is great. But I think I've seen this before. But that is like, yeah, this is exceptional. Yeah. Thanks, man. So अब इससे बैठ के थोड़ा निहारेंगे तो शायद कुछ आइडिया लगे, है ना? हाँ. But I'll do it on my own. I think time अब नहीं उतना रह गया. But you know, एक चीज है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि we of course we started with something related to our examination, right? Something very important, and then we started wandering in the uncharted territory. Yeah. So this may seem like a very futile task. Is it to you? Is it futile? No, I don't think so. Because to me it is absolutely not. Because at least we are getting acquainted with certain things. Exactly. हमारे एज का किसी को नहीं पता इस बारे में. And one of the major reasons why some people simply, in such a sheer manner, they outcompete others is that they know something that others don't, their peers don't. And this actually is a great exercise, what we are doing. Yeah. No, I think this is very productive. So, like, I'm not like, there's no point of complaining. मैं सोच भी ना उस बारे में, so don't even consider that thought. But but like now I would say that exploring this paper, right? There might be a lot that we can't comprehend right now, right? Yes. So like for me, I'm just saying that, just for example, is conversation mein, up till this paper, right? This appears very productive. Yes. But I don't know how productive it would be if we start going into this paper, because that'd be extremely specific. Right? And uske baad fir ye ho jayega ki we might drift away. Right? So I'm not saying this won't be productive. Maybe going through this paper will be very productive. Comprehensible. Yeah. But that's one thing that हमें अपने दिमाग में एक filter रखना होगा कि how far we have to go. Yes. Right? Because there is no end, right? Because this is not social science, you see, it's not political science. Exactly. Everything is just about reading a story and you just go on reading a story. Exactly. Now we have our restrictions, we have our foundations. तो उसको समझते हुए हम for me, I'm just saying, maybe I'm wrong, but to me it appears कि इस paper तक पहुंचना for this moment, for this level, is a conversation. Yeah. Now of course we will explore it. Maybe देखूंगा. I'm not saying, like, I'm not promising कि मैं पूरा paper पढ़ूंगा. I don't know how much will I comprehend. But you get what I'm saying, ना कि maximum level रखना होगा. Because it's very interesting. I understand this. It's very attractive as well. But we might get lost in that process, right? Because ultimately, I know that sounds very futile or बहुत ही वो लगता है, but there are 10 questions at the end of the day, right? But also when we discuss these things, we begin with a question from an IIT paper, and then we start to explore it. In the process of it, we learn so many things about that very one question. अगर वो question थोड़ा सा भी change होके twist होके आता है in exam, then we'll be like, ठीक है, हो जाएगा. That's what I'm saying कि इसीलिए हमें खुद ही अपने से जज करना होगा. जैसे अभी हमें like इससे पहले हमें सिर्फ ये पता था कि ओमेगा और के बीच में जो रिलेशन है उसको डिस्पर्शन रिलेशन कह देते हैं. Yeah. Right now we know that it's much more dependent on lambda. बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, राइट? सो हम अगर लैम्डा के टर्म से कोई फंक्शन आता है तो हम शायद ज्यादा अच्छे से उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए. Yes. राइट? बट वो लिमिट खुद ही सेट करनी होगी ना कि कहां तक जाना है. नहीं, वो लिमिट ऑब्वियसली वो अपने आप पता चल जाएगा, बिकॉज़ हमको पेपर लौट करके आना है वापस. Anyway, but this was interesting. Like मुझे सबसे सरप्राइजिंग तो obviously Sky Hub तो है, लेकिन ये the fact कि ये सर्च
क्योंकि हम ऐसे मतलब बोल रहे थे कि ऐसा होगा बट हेलो यस गो अहेड। हेलो या मतलब हम लोग तो सिर्फ डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा होगा और कॉम्पटन स्टार्ट यू ब्रॉट आउट द पॉइंट कि कॉम्पटन स्टार्टरिंग लाइक डिड यू नो अबाउट दिस लाइक तुम्हें कोई आइडिया था इस बारे में डिस्पर्जन और कॉम्पटन स्कैटरिंग के बीच में ऐसा कोई रिलेशन हो? एब्सोल्युटली नन, नथिंग। एग्जैक्टली ये दो अलग अलग प्रोसेसेस मुझे लगते थे, इनमें क्या हो सकता है। कॉम्पटन कहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक के, हम उस पे एक्सरे से बॉम्बार्ड कर रहे हैं वो डिस्पर्शन कहाँ वो ऑप्टिकल फाइबर में होता है, प्रिज्म में होता है। This dispersion is such a basic phenomenon in terms of the fact कि हम इससे पहले कितने पहले familiar हो गए थे। हाँ। और the fact कि it's dependent on Compton scattering तो बहुत I think that's like this is the essence of our conversation today कि ये निकल के आया। Okay. So is there anything else you want to discuss? मुझे 5 बजे actually कहीं जाना है। Sure, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। But मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, if you get time in the weekdays, don't hesitate to text me. Let's join. Sure. Let's have a conversation. Yeah. Weekends पे तो मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ we will do this और weekdays पे जब भी मैं फ्री होगा तो मैं WhatsApp Yes, करूँगा, ठीक? because unnecessary watching a television or just use हाँ, obviously this is way more productive और more productive. Yes, the at fact least that we go through that journey ना Yes. हाँ कि हम खुद जाते हैं ना उस जर्नी पे तो वो बहुत अच्छा लगता है। In fact, एक लाइन मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन की बहुत याद आती है। क्या था वो? You tell something to someone and he will forget. You teach it to him and he will remember. But if you engage, he will learn. The person will learn. Yeah. So this kind of engagement is very good. And this is super engaging. Yeah. Yes, this it's is very super engaging. Yeah. Also, I wanted to ask permission from you. Actually, I had conversations with my, Arpit, मैंने बताया भी था, Arpit. So we had a couple of conversations and I uploaded whatever conversations we had on YouTube. And they were really nice, productive ones, good discussions, honest discussions. Okay. So with your permission. Yeah, I'm fine with it. Like, if you find that this other people will find this interesting, then sure. Yeah. So I'm disabling all comments and all likes and dislikes. Nothing. It's simply a conversation that will be there. Yeah, that's it. Sure. So that's your call. मुझे उससे भी कोई problem नहीं है. Okay. Yeah, thank you. Big thank you for that. It will be like a podcast, a good podcast, technical podcast. Sure. Yeah. Okay. Send me the link when you upload it. Yeah, sure. I'll send you the link. Definitely. Yeah. Okay. And by the way, like अगर comments सुनने को मिलेंगे तो maybe लेकिन बस वही बात है कि हाँ, internet is a messy place. It's a messy place. We don't want people to do anything. I really don't want anyone. Let it be there. Your call. Okay. Yeah. Okay. Send me the link. जब भी upload करना मुझे link भेज देना. Sure. Okay. Bye. Bye. Take care. Bye. Great meeting. Yeah. Same.